अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस 1 कोड 211 का लेक्चर 5 आज हमने देखना है और हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। इसमें हम सॉफ्टवेयर को और उसकी टाइप्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो विदाउट सॉफ्टवेयर यूज़लेस है। इस पे पहले भी बात हुई थी कि अगर आपके पास हार्डवेयर मौजूद है लेकिन उसको ऑपरेट करने के लिए अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो फिर वो हार्डवेयर आपके किसी काम का नहीं है। वो एक बेजान सी चीज़ बनकर रह जाएगा, या आप यूँ कह लें कि बच्चों का खिलौना बन जाएगा वो। तो सॉफ्टवेयर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर वो इंटरफेस है जो कि हार्डवेयर को ऑपरेट करने में यूज़र को हेल्प आउट करते हैं। इस एनवायरनमेंट और इस इंटरफेस के थ्रू यूज़र हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपने जो भी क्वेरीज़ हैं या इनपुट है उनको आउटपुट में कन्वर्ट करता है। सॉफ्टवेयर को अगर हम फॉर्मली डिफ़ाइन करें तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो डाटा के साथ एसोसिएटेड होता है और कंप्यूटर को वो इंस्ट्रक्शन देता है, डायरेक्ट करता है किसी भी स्पेसिफिक काम को करने के लिए। सॉफ्टवेयर जो है वो दो कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन टास्क्स को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ओरिएंटेड होते हैं, हार्डवेयर ओरिएंटेड होते हैं। यानी अगर आप सिस्टम सॉफ्टवेयर को निकाल दें तो फिर आप कोई काम नहीं कर सकेंगे, आपका कंप्यूटर सिस्टम काम के काबिल नहीं रहेगा। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हुए एप्लीकेशंस को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं। यूज़र का कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके लिए मार्केट में बने हुए सॉफ्टवेयर्स या आप खुद बनवाना चाहें सॉफ्टवेयर्स मौजूद होते हैं। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में होते हैं। आज का हमारा लेक्चर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करते हुए हम उसमें देखेंगे। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जो पूरी हायरार्की है सिस्टम के ऑपरेट करने के हवाले से सॉफ्टवेयर वाइज वो आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे आउटर लेयर जो है वो यूज़र की लेयर है और सबसे इनर जो है वो हार्डवेयर लेयर है। अगर आप इसमें देखें तो यूज़र को हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कराते हुए दो कैटेगरी के सॉफ्टवेयर जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूज़र के करीब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यानी यूज़र अपनी तमाम जो इनपुट है या क्वेश्चंस हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले करता है। और हार्डवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के करीब होते हैं। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि वो हार्डवेयर को ऑपरेट करे या करवाए। यही सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से आउटपुट लेकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड करते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चूँकि यूज़र के सामने होता है तो यूज़र को जो उसका रिप्लाई है, जो अपनी इनपुट की आउटपुट है, वो उसमें देख लेता है। अगर हम एग्ज़ाम्पल करें तो जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर आप कैलकुलेटर को कोई इनपुट देते हैं, लेट्स से कि आपने कहा 2+5, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर के हवाले ये इनपुट कर देगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर हम एग्ज़ाम्पल के साथ चलें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो 2+5 कैलकुलेटर से ये विंडोज़ लेगी और हार्डवेयर को इस्तेमाल करते हुए, यानी प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड या जितने भी इंटरनल कंपोनेंट्स हैं, बसेस वगैरह, इन तमाम को इस्तेमाल करते हुए 2+5 7 बनवाएगी ये विंडोज़। और फिर ये विंडोज़ यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर आउटपुट वापस उसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर देगी जिससे उसने ये इनपुट के तौर पर ली थी, यानी कैलकुलेटर को। कैलकुलेटर यूज़र के सामने होगा तो यूज़र को ऐसा ही महसूस होगा जैसे उसकी इनपुट भी कैलकुलेटर ने ली है और उसकी आउटपुट जो है वो भी कैलकुलेटर ने ही बनवाई है, हालांकि बैकएंड पे सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा था। सिस्टम सॉफ्टवेयर की मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स और डिवाइस ड्राइवर्स, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स हैं और या कैटेगरीज़ हैं, टाइप्स हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ़ आपको एग्जांपल्स मिलेंगी।
नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक डायग्राम के अंदर इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सॉफ्टवेयर को कैटेगराइज किया जाता है 3 मेजर टाइप्स में, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इंटरनेट एप्लीकेशंस। अगर हम देखें तो स्टैंड अलोन सिस्टम पर सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, जबकि आजकल चूँकि इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो इंटरनेट भी आपको फैसिलिटेट करता है, कुछ सॉफ्टवेयर्स वो भी आपको प्रोवाइड करता है, तो हमने उसे अलग से एक कैटेगरी जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। अगर जनरल टाइप्स देखें स्टैंड अलोन सिस्टम्स के हवाले से तो 2 ही टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर इंटरनेट को भी हम कंसिडर करें तो फिर 3 टाइप्स बन जाती हैं, इंटरनेट एप्लीकेशंस एक तीसरी टाइप है, यानी इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो सॉफ्टवेयर्स आपको मिल रहे होते हैं। ये सॉफ्टवेयर अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की तरफ देखें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मेन 4 टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़ और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। लैंग्वेज ट्रांसलेटर फिर आगे मज़ीद उसकी कुछ टाइप्स मिल रही हैं हमें, असेंबलर, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। थॉरोली डिस्कशन आने वाली स्लाइड्स में हम इसी पे करेंगे, और आज का हमारा लेक्चर वो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स को कवर कर रहा होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दूसरी टाइप है, यानी यूज़र ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, यूज़र के प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। इसको अगर हम देखें तो ये 4 मेजर कैटेगरीज़ में डिवाइड किए जा सकते हैं, ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। इंटरनेट एप्लीकेशंस में 3 कैटेगरीज़ हैं, वेब एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस और क्लाउड कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस। इन दोनों टाइप्स को हम अपने आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स के ऊपर है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे अभी पहले बात हुई कि ये जितने भी बुनियादी ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोग्राम्स को लोड करना, डाटा को लोड करना मेमोरी में, और उसके डाटा को सेव करना डिस्क के ऊपर, ठीक है, इंफॉर्मेशन मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करना, या किसी भी पेरिफेरल डिवाइस से इनपुट लेकर और फिर उसी किसी भी पेरिफेरल डिवाइस को आउटपुट प्रोवाइड कर देना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के बुनियादी कामों में से एक काम है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी अगर नहीं होगा तो ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन का काम जो है वो नहीं हो सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज़, डिवाइस ड्राइवर्स और लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स में डिवाइड किया जा सकता है, या ये इसकी कैटेगरीज या टाइप्स हैं। तो इसमें हम पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से भी अंदाज़ा होता है कि ये सिस्टम को ऑपरेट करता है, यानी जितने भी ऑपरेशन के हवाले से चीज़ें हैं वो सारी की सारी यही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके ज़िम्मे मुख्तलिफ़ टास्क्स हैं, जैसे इन टास्क्स में एलोकेट करना रिसोर्सेज को, कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनमें तमाम आईओ डिवाइसेस, मेमोरी, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी ड्राइव्स हों या मेमोरीज हों, और सीपीयूज़, बसेस, इन तमाम रिसोर्सेज को एलोकेट करना और फिर ज़रूरत ख़त्म होने के बाद इनसे रिसोर्सेज का वापस ले लेना, यानी डी एलोकेट होना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करना होता है। जितनी भी कोऑर्डिनेशन है बिटवीन हार्डवेयर डिवाइसेस ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी होती है। यानी अगर कीबोर्ड से आप कोई की प्रेस करते हैं तो वो सिग्नल कैसे और कहाँ से ट्रैवल होकर कैसे प्रोसेस होकर मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम तय करेगा। तो अगर हम इस कोऑर्डिनेटर को दरमियान से निकाल दें तो कोई भी काम हम नहीं कर सकेंगे, यानी जितनी भी वर्किंग है सिग्नल्स के एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करने की, प्रोसेस होने की, वो नहीं हो सकेगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी मैनेज करता है, यानी यूज़र अकाउंट्स वगैरह को हैंडल करना या यूज़र को कितनी या किस तरह की प्रिविलेजेस और राइट्स दिए गए हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मैनेज करने होते हैं। इसके अलावा फ़ाइल मैनेजमेंट का काम ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, यानी डिस्क के ऊपर जब आप डाटा को स्टोर करते हैं तो डाटा किस जगह पर स्टोर होगा, किस सेक्टर के किस ट्रैक में,
और किस क्लस्टर के ऊपर जाकर आपके जो बिट्स हैं वो राइट होंगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। इसके अलावा कहीं पर भी कोई भी डिवाइस अगर काम करते हुए फेल हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो ट्रबल शूटिंग, मैसेजेस वगैरह देना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जब मेमोरी के अंदर लोड होता है तो उस वक्त हम उसे कहते हैं कि कंप्यूटर बूट हो रहा है। ये चंद एक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिर दोबारा से रिवाइज करने के लिए आपको ये नेक्स्ट स्लाइड भी दी है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़र के साथ कम्युनिकेट करता है, और जितने भी काम हैं जो अभी मैंने आपको बताया, ये तमाम काम यूज़र कमांड्स के थ्रू परफॉर्म करवा रहा होता है। इसी तरह से अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके लिए एरर मैसेज का डिस्प्ले करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। मेमोरी एलोकेट करना, प्रोसेसर का टाइम एलोकेट करना, या कोई दूसरे रिसोर्सेज हैं, इन तमाम की एलोकेशन को मैनेज करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। इनपुट कीबोर्ड से लेना, माउस से, या जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं या रनिंग प्रोग्राम्स हैं, और फिर स्क्रीन के ऊपर या प्रिंटर के ऊपर या किसी भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर उस आउटपुट को डिस्प्ले करना, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से डाटा लेना, वहाँ पर राइट करना, सिक्योरिटी वगैरह को मैनेज करना, ये तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो इससे अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम अपना बहुत की रोल है इसका। यानी अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ एक ये निकाल दें अपने सिस्टम से, तो इट मीन्स के सिस्टम ऑपरेट नहीं हो सकेगा। कुछ टर्म्स अब साथ साथ चल रही हैं तो उनको भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। इनमें एक टर्म अभी जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखी, वायरस। तो वायरस वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जो कि डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं, यानी उनको इस्तेमाल करने से फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। ये कुछ ऐसे लोग या डेवलपर्स जो हैं या प्रोग्रामर्स जो हैं वो बना लेते हैं जो कि ईवल माइंडेड होते हैं, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिस्टम को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये है कि उसके रिसोर्सेज जो हैं उनको मीनिंगफुल वे में यूज़ नहीं होने दे रहे होते। आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई फ़ाइल है तो उस फाइल को करप्ट कर देंगे, डिलीट कर देंगे, हाइड कर देंगे, ठीक है। या जो रिसोर्सेज हैं सिस्टम के, सीपीयू है, मेमोरी है, उसको ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं और आपके काम का नहीं छोड़ते। ये वायरसेस दो कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं। एक तो ये हिडन मोड में काम करते हैं, और सेकेंडली ये वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4 इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इनको किल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें एंटीवायरस प्रोग्राम्स कहा जाता है, या वायरस प्रोटेक्शन सॉफ्टवेयर आप उन्हें कह सकते हैं। कंप्यूटर को वायरसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए जो बुनियादी चीज़ है या बुनियादी आपको काम करना होता है वो इन सॉफ्टवेयर्स की इंस्टॉलेशन है और इनका अपडेट होना है। इसके अलावा जितनी भी अननोन आप ईमेल्स जो हैं वो रिसीव करते हैं अननोन या स्ट्रेंजर से, यानी ऐसा पर्सन जिसका ईमेल अकाउंट आपके पास नहीं है या आपके दोस्तों में से नहीं है, तो अगर ऐसा कोई पर्सन आपको ईमेल भेजता है तो आप उसकी ईमेल को रिसीव करने के बाद जब तक उसको स्कैन ना कर लें उस वक्त तक आपने ओपन नहीं करना होता। इसी तरह कंप्यूटर वायरसेस से प्रोटेक्शन के लिए आप अपने सिस्टम की सेटिंग्स ऐसी रखते हैं कि कोई भी जो मैस स्टोरेज डिवाइस है एक्सटर्नल या रिमूवेबल, जब वो कनेक्ट किया जाए, जैसे यूएसबी कनेक्ट की या सीडी वगैरह आपने इस्तेमाल की, तो विदाउट स्कैन आप उसको कभी भी ओपन ना करें, एक्सपैंड ना करें। इसी तरह से जितने भी अपडेट्स आती हैं डेली बेसिस पर या हर दूसरे चौथे दिन, वेंडर साइट से जाकर आप उसको इंस्टॉल करते हैं ताकि सिस्टम जो है वो वायरस अवेयर हो जाए और फिर वायरसेस जो हैं वो आपके सिस्टम पर ना आए। इसी तरह से जितनी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स हैं आपके सिस्टम की सेटिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद प्ले ना हो, आपको कम से कम मैसेज ज़रूर दें जिनको देखते हुए आप डिसाइड करें कि आया ये फ़ाइल जो है वो ओपन करनी है या नहीं ओपन करनी। ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनमें ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग हो सकता है। नाम से भी अंदाज़ा होता है, डिफरेंट प्रोग्राम्स को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को
एक साथ चलाना इसको मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कहा जाता है। तो इसमें सिस्टम रिसोर्सेज तो आपके पास जो होते हैं वो शेयर मैनर्स में जो है वो चल रहे होते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल सीपीयू है, तो सीपीयू जो है वो तकसीम होकर यूँ समझें कि तमाम प्रोग्राम्स को जो है वो चला रहा होगा। यानी एक प्रोग्राम अगर फॉर एग्जांपल सीपीयू को गिवन टाइम में प्रोसेस हो रहा है, तो फिर दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो अगर फॉर एग्जांपल कोई और रिसोर्स उस वक्त फ्री है तो वो उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर लेगा। फिर जब सीपीयू फ्री हो जाएगा तो उसे दूसरे प्रोग्राम को वो सीपीयू ऑफ़र कर दिया जाएगा। यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक वक्त में एक्टिव ज़रूर होते हैं, ठीक है, लेकिन एक रिसोर्स को दोनों एक टाइम में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। तो विद मल्टी प्रोग्रामिंग ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स टेक्स टर्न्स यूजिंग द प्रोसेसर। इसको हम इस एग्जांपल के थ्रू जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था जिसमें कोई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑप्शन नहीं था, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में सिर्फ एक प्रोग्राम को रन कर रहा होता था और किसी प्रोग्राम को वो हैंडल नहीं करता था मीनवाइल। जबकि जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम जो है वो डाटा जो है वो डिस्क के ऊपर राइट कर रहा है या प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर रहा है, तो बस जब तक वो स्पेसिफिक वो काम नहीं करेगा दूसरे काम को वो लेगा नहीं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट आपको ऑफ़र करते हैं उसमें एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स जो है वो आप एक ही वक्त में मेमोरी के अंदर लोड कर लेते हैं और फिर पहले प्रोग्राम को जो सीपीयू है वो उसको प्रोसेस करना शुरू करता है, ठीक है। अब अगर सीपीयू ठीक है एक लेट्स से के इनपुट या रीड द इनपुट एंड मूव द आउटपुट टू आउटपुट डिवाइस, यानी इनपुट लेता है और फिर आउटपुट डिवाइस की तरफ उसको फॉरवर्ड कर देता है। सीपीयू फिर सेकंड प्रोग्राम की तरफ मूव करता है, ठीक है, और जब तक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट चल रही होती है उस वक्त तक तीसरे प्रोग्राम की तरफ जो है वो मूव नहीं करता। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर उसने इनपुट आउटपुट अपनी कंप्लीट कर ली है तो थर्ड प्रोग्राम जो है वो उस इनपुट आउटपुट को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। यानी पर्टिकुलरली अगर हम एक एग्जांपल लें प्रिंटर की, तो 3 प्रोग्राम्स इस तरह से प्रिंटर को इस्तेमाल करेंगे कि प्रिंटर अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त प्रिंटर फ्री है और प्रोग्राम 1 कोई काम और कर रहा है, उसे प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है, तो प्रोग्राम 2 उस प्रिंटर को इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह से प्रिंटर 2 कंप्यूटर प्रोग्राम 2 ने अगर प्रिंटर को इस्तेमाल कर लिया है तो अब अगर फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 1 को प्रिंटर की ज़रूरत है तो प्रोग्राम 1 उसको ले सकता है और प्रोग्राम 2 मीनवाइल कोई और काम जो है वो कर रहा होगा। तो साइमल्टेनियसली मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हैं वो सिस्टम रिसोर्सेज को शेयर्ड मैनर्स में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। दैन ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग भी हो सकता है। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में मुख्तलिफ काम कर रहा हो। यानी दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर एक पर्सन अगर चला रहा हो तो हम कहते हैं कि मल्टीटास्किंग कर रहा है। जैसे हम खुद भी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, जैसे लेट्स से हम सांस ले रहे हैं और देख भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो एक वक्त में कई काम हम कर रहे होते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम भी इसी तरह से एक वक्त में कई काम कर सकता है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टाइपिंग कर रहे हैं और बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है, या इंटरनेट से कोई चीज़ आप डाउनलोड कर रहे हैं या प्रिंट की कमांड जो है वो अप्लाई हो रही है, तो एक वक्त में कई कामों का ये करना, इसको हम मल्टीटास्किंग का नाम दे देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ी हुई एक और टर्म वर्चुअल स्टोरेज है, ठीक है। वर्चुअल स्टोरेज जो है वो प्रोग्राम्स को मोर एफिशिएंटली हैंडल करने का मैकेनिज़्म है। ये वर्चुअल स्टोरेज करती क्या है या काम इसका किस तरह से होता है कि एक प्रोग्राम को फिक्स्ड और वेरिएबल लेंथ पोर्शंस में तकसीम कर देती है, ठीक है। जब फिक्स लेंथ पोर्शंस में हम इसे तकसीम करते हैं तो उस वक्त हम इसे नाम देते हैं पेजेस का, और जब वेरिएबल लेंथ पोर्शंस में ये तकसीम करती है, एक प्रोग्राम को ब्रेकअप करती है, तो उसे सेगमेंट का नाम दिया जाता है, ठीक है। ये जो पेज या सेगमेंट होता है ये बहुत छोटा होता है, अप टू 2 to 4 किलो बाइट्स, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर ये 1 स्टोर हो जाता है
ठीक है, और जितने भी बाकी प्रोग्राम्स या पेजेस हैं वो पेरिफेरल डिस्क पर यानी सेकेंडरी स्टोरेज या मैस स्टोरेज डिवाइस के ऊपर जो है वो रिज़ाइड करते हैं। सिर्फ वो पोर्शन जो है वो चल रहा होता है या मेन मेमोरी के अंदर लोड होता है जिसकी इस वक्त ज़रूरत होती है या जो अंडर एग्जीक्यूशन होता है। तो इसमें जो CPU होता है वो पूरी तरह से जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, ये मेन एडवांटेजेस में आ जाता है वर्चुअल स्टोरेज के। इसी तरह से जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं या बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनका बहुत सारा पोर्शन हार्ड ड्राइव के ऊपर रिज़ाइड करने की वजह से जो रैम है उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद इसको मैनेज करता है, इसीलिए हम कहते हैं कि प्रोग्रामर जो है वो इसमें बहुत इजी फील करता है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज के साइज़ का ख्याल नहीं रखना। वो इनफाइनाइट लेंथ में और स्मॉल मशीन्स के लिए प्रोग्राम किसी भी साइज़ में लिख सकता है। ही वर्चुअल स्टोरेज को डायग्रामेटिकली जो है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब जैसे देखें प्रोग्राम ए है, हो सकता है उसके अंदर 10 लाइंस का कोड हो, लेकिन जो एग्जीक्यूशन में हैं इस वक्त लाइंस वो फॉर एग्जांपल 1 2 3 हैं, तो सिर्फ वही प्राइमरी मेमोरी के अंदर लोड होंगी, बाकी का सारा कोड जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर रिजाइड करेगा। इसी तरह प्रोग्राम बी की जो एग्जीक्यूशन में है 7 8 9 लाइंस हैं, लाइन नंबर्स हैं, तो सिर्फ वही लोड होंगी प्राइमरी मेमोरी में, बाकी की सेकेंडरी स्टोरेज पर रिजाइड करेंगी। इसी तरह प्रोग्राम सी है। तो मल्टीपल प्रोग्राम और उनके मल्टीपल स्टेट ऑफ फॉर एग्जांपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लाइन नंबर ऑफ लाइंस जो प्रोग्राम की हैं वो एग्जीक्यूट होंगी बेहतर तरीके से वर्चुअल स्टोरेज के साथ। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग भी होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंट प्रोसेसेस को यानी जो रनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको एक टाइम दे दिया जाता है, जिसे हम टाइम स्लाइस या क्वांटम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम उसे टाइम दे देते हैं 2 मिली सेकेंड्स। ये याद रखें कि 2 मिली सेकेंड हमारे लिए जो है वो शायद बहुत टाइम हो, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम इन 2 मिली सेकेंड्स के अंदर हज़ारों इंस्ट्रक्शंस को जो है वो प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स इस तरीके से उनको एंटरटेन जो है वो किया जाता है कि उनके तमाम प्रोग्राम्स को टाइम स्लाइस के साथ कंट्रोल किया जाता है उनकी एग्जीक्यूशन को। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम 1 को 2 मिली सेकेंड दे दिए, प्रोग्राम 2 को 2 मिली सेकेंड दे दिए, प्रोग्राम 3 को 2 मिली सेकेंड दे दिए। अब प्रोग्राम 1 अगर अपने 2 मिली सेकेंड्स के अंदर प्रोसेस हो जाता तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उसको 2 सेकंड के बाद वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। प्रोग्राम 2 और प्रोग्राम 3 जो है उनको प्रोसेस किया जाएगा अपने अपने 2 सेकंड्स में। जब उनका टाइम पूरा हो जाएगा तो वापस प्रोग्राम 1 की जो है वो बारी आ जाएगी। तो इस तरह से रोटेशन में CPU एलोकेट किया जाता रहता है तमाम के तमाम प्रोग्राम्स में टाइम शेयरिंग मोड में। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोसेसिंग भी होता है। जैसे मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये था कि बहुत सारे प्रोग्राम एक वक्त में चलाना। ठीक है, जो मल्टी प्रोसेसिंग है इसका मतलब ये है कि हार्डवेयर वाइज आपके पास प्रोसेसर एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो एक प्रोग्राम या कई प्रोग्राम्स को बहुत सारे प्रोसेसर मिलकर जो है वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिससे जो सिस्टम की एफिशिएंसी है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक प्रोग्राम के अंदर 3 इंस्ट्रक्शंस हैं तो उसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर डुअल प्रोसेसर है, 2 प्रोसेसर हैं, तो एक इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेसर सॉल्व कर रहा होगा, रन कर रहा होगा, और इसी तरह दूसरा प्रोसेसर उसके साथ लोड शेयर कर रहा होगा दूसरी इंस्ट्रक्शन को, या उसके रेलेवेंट जो इंटरमीडिएट इनपुट्स होती हैं आउटपुट्स होती हैं उनकी प्रोसेसिंग दूसरा प्रोसेसर जो है वो कर रहा होगा। तो कई प्रोसेसर एक वक्त में जब एक सिस्टम में काम कर रहे होते हैं और लोड शेयर कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम इसे नाम देते हैं मल्टी प्रोसेसर्स का। आजकल ये सिस्टम जो डुअल कोर हैं या क्वाड कोर हैं या ऑक्टा कोर हैं, ये मल्टी प्रोसेसर्स की ही एग्जांपल्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 तरह के इंटरफेसेस देता है, एक कमांड लाइन इंटरफेस और एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसमें आमतौर पर कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो आपके सामने होता है, जिसमें आप टेक्स्ट को एज कमांड जो है वो टाइप करते हैं।
ठीक है, कमांड का एक स्पेसिफिक पोर्शन सिंटैक्स होता है, आप उस फॉर्मेट उस सिंटैक्स से हटकर अगर टाइप करेंगे तो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। तो ये जो कमांड्स हैं इनको आप टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आप एंटर की प्रेस करते हैं और एंटर की प्रेस करने पर सिस्टम आपको रिस्पॉन्स देता है, यानी जो भी कमांड है उस कमांड की जो आउटपुट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आती है। जो CLI इंटरफेस है, कमांड लाइन इंटरफेस है, ये सिंगल यूज़र और सिंगल टास्किंग एनवायरनमेंट है, यानी एक वक्त में आप सिर्फ एक काम जो है वो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा काम जो है वो इसमें नहीं कर सकते। सपोज़ अगर फाइल आप सेव कर रहे हैं तो फाइल टाइप कर रहे हैं, तो जब तक फाइल सेव नहीं करेंगे, एग्ज़िट नहीं करेंगे क्लोज़ करके, उस वक्त तक आप दूसरा काम नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर कोई प्रिंट आउट आप ले रहे हैं तो जब तक प्रिंट आउट ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, आप ले नहीं लेंगे, उस वक्त तक आप दूसरा काम नहीं कर सकते। जो CLI इंटरफेस है वो इसके मुकाबले में मल्टीटास्किंग इंटरफेस है, एक वक्त में कई काम आप कर सकते हैं उसमें। कमांड लाइन इंटरफेस की अपने एडवांटेजेस भी हैं, जैसे उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रिसोर्स हंग्री नहीं होता, यानी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत हाई फाई किस्म का CPU लें जिसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हो या स्टोरेज कैपेबिलिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हो। प्राइमरी स्टोरेज भी आपके पास जब तक ये CLI इन्वायरमेंट थे तो मैक्सिमम आपको जो स्टोरेज मिलती थी वो यही 64 MB 128 MB तक की मिल रही होती थी। जबकि GUI इंटरफेस जो है ये ग्राफिकल इंटरफेस है, यानी इसमें यूज़र्स को ग्राफिक्स मिलती हैं, मेन्यूज़ मिलते हैं, आइकन्स मिलते हैं, टेक्स्ट मिलता है और उनको इस्तेमाल करते हुए यूज़र इनपुट देता है। इनपुट देना भी आसान है कि आपको कमांड याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मेन्यू के अंदर से अपनी रिक्वायर्ड इनपुट जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो काफ़ी इजी एनवायरनमेंट हो जाता है। MS-DOS, यूनिक्स, नोवेल नेटवेयर ये कमांड लाइन इंटरफेस की एग्जांपल्स में, जबकि GUI की एग्जांपल्स में विंडोज़ हैं, चाहे उसमें 95 ले लें, 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ मी 2007, 2003, 10, विस्टा, ये सब एग्जांपल्स हैं इसकी माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे। और मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स, लाइनक्स, ये तमाम इसकी GUI की एग्जांपल्स में आ जाते हैं। यूनिक्स जो है वो यूनिक्स दो तरह के एनवायरनमेंट्स आपको ऑफ़र करता है, एक डॉस लाइक एनवायरनमेंट या CLI एनवायरनमेंट, दूसरा ये GUI एनवायरनमेंट भी आपको प्रोवाइड करता है जिसे हम एक्स विंडो इंटरफेस का नाम दे देते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को मज़ीद अभी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में, लेकिन फ़िलहाल हम इसे बस इतना ही पढ़ते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर की जो दूसरी टाइप है वो यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटीज़ जनरल यूज़र टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं। अब यूज़र जनरली जो काम करता है उसमें क्या है कि वो फ़ाइल को सेव करेगा, फ़ाइल को क्रिएट करेगा, ठीक है, इसके अलावा फ़ाइल को कॉपी करेगा, ठीक है, डिलीट करेगा, जो हार्ड ड्राइव है उसकी स्टोरेज को एफिशिएंट बनाने के लिए उसे डीफ्रैगमेंट करेगा, कोई फॉर एग्ज़ाम्पल वायरस स्कैन वगैरह करने के लिए वो एंटीवायरस प्रोग्राम को इस्तेमाल करेगा, इसी तरह से डिलीट करेगा फाइल्स को। तो ये जितने भी जनरल टास्क्स हैं इनको परफॉर्म करने में यूटिलिटीज़ हेल्प कर रही होती हैं, और इसी तरह से सिस्टम को कस्टमाइज़ करने के लिए भी यूटिलिटीज़ इस्तेमाल की जाती हैं। कंट्रोल पैनल में आपको जितनी भी चीज़ें नज़र आती हैं वो बेसिकली यूटिलिटीज़ हैं, और उन यूटिलिटीज़ को ऑपरेटिंग सिस्टम वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी आप यूँ कहें कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूटिलिटीज़ मौजूद होती हैं तो गलत नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी यानी वो यूटिलिटीज़ जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर रहा होता वो भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के तौर पर। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वेब शॉर्ट्स के नाम से एक यूटिलिटी है जो हम विंडोज़ XP में इंस्टॉल कर लेते हैं, जो कि उसमें ये कैपेबिलिटी ऐड कर देती है कि डेस्कटॉप के ऊपर डिफरेंट इमेजेस आप सर्कुलेट कर सकते हैं, जिस तरह से विंडोज़ विस्टा के अंदर या विंडोज़ 7, 10 वगैरह के अंदर ये फ़ीचर मौजूद है। यूटिलिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ के बाद जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स में आ जाती हैं वो है डिवाइस ड्राइवर्स। ये डिवाइस ड्राइवर्स
पर्टिकुलर डिवाइस का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। यानी जिस वक्त तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक पर्टिकुलर डिवाइस का मौजूद नहीं होगा, आप सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी चीज़ उस डिवाइस के हवाले से कन्वे नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कीबोर्ड से अगर कोई आप की प्रेस करते हैं तो उस सिग्नल को मेन ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाने वाला कीबोर्ड का ड्राइवर होगा। अगर कीबोर्ड के उस ड्राइवर को निकाल दें तो कीबोर्ड से जो भी इनपुट की जा रही होगी वो ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचेगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम तक नहीं पहुंचने का मतलब ये है कि बाकी तमाम के तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस उसको प्रोसेस नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से आपने फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंटर अटैच कर दिया सिस्टम के साथ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने प्रिंट की कमांड दी तो प्रिंट हो जाएगा। जब तक प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे उस वक्त तक प्रिंटर जो है वो प्रिंट नहीं कर सकता। यानी उसके लिए आपके लिए ज़रूरी होगा कि उसको ऑपरेट करने के लिए आप प्रिंटर का ड्राइवर दें। ये प्रिंटर का ड्राइवर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बिल्ट इन भी हो सकता है और वेंडर की साइट से भी अवेलेबल होता है, या आप जब परचेज़ करते हैं प्रिंटर को तो उसके साथ सीडीज़ में या किसी भी फॉर्म में, यूएसबीज़ में, या अब तो आपको ईमेल अकाउंट में भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर नेक्स्ट टाइप है सिस्टम सॉफ्टवेयर की, जो कि ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज को। यूज़र की लैंग्वेज सिस्टम की लैंग्वेज से डिफरेंट होती है, तो यूज़र की लैंग्वेज को हम नाम दे देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड, जबकि कंप्यूटर की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज या फिर ऑब्जेक्ट कोड का नाम दे देते हैं। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़र की इनपुट को जो हाई लेवल लैंग्वेज में की जाती है उसे मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट करता है। इसी तरह मशीन जब प्रोसेस कर लेती है तो प्रोसेस करने के बाद रिज़ल्ट्स तो ज़ाहिर है यूज़र को उसकी लैंग्वेज के अंदर नज़र आने चाहिए, जो कि अगेन हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होते हैं, और यही लैंग्वेज ट्रांसलेटर बैकएंड पे काम कर रहा होता है। इस लैंग्वेज ट्रांसलेटर को अलग से इंस्टॉल किया जा सकता है, ठीक है। यानी जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसका इंस्टॉल करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, वीबी। ये मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जिनको इंस्टॉल करने का मतलब है आपने लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसका इंस्टॉल किया है, ठीक है। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स की एग्जांपल्स हैं। इसमें कंपाइलर जो हमने पर्टिकुलरली पढ़ना है आगे चलकर, हमारे कोर्स का आधा हिस्सा जो है वो कंपाइलर स्टडी पर है, ठीक है। तो कंपाइलर वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, और ये कन्वर्ट इस तरीके से करता है कि पूरे के पूरे फ़ाइल को, यानी जो पूरी सोर्स कोड फाइल होती है उसको लेता है, उसकी तमाम इंस्ट्रक्शंस में देखता है कि कोई एरर सिंटैक्स के हवाले से मौजूद तो नहीं है, और अगर मौजूद है तो फिर उसको यूज़र को या प्रोग्रामर को आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, आप पहले इनको ठीक करें। जब आप वो ठीक कर लेते हैं तो फिर उस पूरे प्रोग्राम को, जिसे हम सोर्स कोड भी कहते हैं, कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में। ये कंपाइलर एक आईडी प्रोवाइड करता है इस काम को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो आईडी वो सॉफ्टवेयर है जिसमें यूज़र अपना सोर्स कोड टाइप करके सेव करता है, कंपाइल करता है। कंपाइल जब वो करता है तो एज अ होल बैच करता है, ठीक है। यानी तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शन को एक ही वक्त में कन्वर्ट करके फिर वन बाय वन उनको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन होती हैं उस तरह से एग्जीक्यूट करता है। कुछ टर्म्स और भी इनसे जुड़ी हुई हैं, उनको भी अभी हम देख लेंगे, बाद में हमारे काम आएंगी। लिंकर वो प्रोग्राम होता है जो आईडीई का हिस्सा है, और ये लिंक करता है उन फाइल्स को आपके सोर्स कोड के साथ जिनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, ठीक है। यानी एक ही दफ़ा कंपाइलर के अंदर ये लिख कर रख दी जाती हैं, ठीक है, और ये बिल्ट इन फंक्शंस को, बिल्ट इन फीचर्स को उस लैंग्वेज के कंटेन कर रही होती हैं। आप क्या करते हैं कि उन फाइल्स का लिंक जो है वो अपने कोड के अंदर डिफ़ाइन कर देते हैं। लिंकर उन फाइल्स को कंपाइल करते हुए आपके मेन सोर्स फाइल के साथ अटैच कर देता है, तो आपको वो फीचर्स जो बिल्ट इन हैं वो आप उनको एंजॉय कर लेते हैं।
लोडर लोडर ये वो आईडीई का कंपोनेंट होता है जो कि प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है, मेमोरी में लोड करता है, और लोड करने के बाद प्रोसेसर जो है उसकी एग्जीक्यूशन करता है। ठीक है, तो लोडर ये वो कंपोनेंट है जो कि आपके आपके कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी के अंदर लोड करेगा। ठीक है, और सीपीयू को ये इंस्ट्रक्शन देगा कि इसकी एग्जीक्यूशन शुरू कर दी जाए। वही आईडी जिसकी बात हो रही थी उसको थोड़ा सा यहाँ पर मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। आईडी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एडिटर हो या कोई भी टेक्स्ट एडिटर हो। आप उसके अंदर टाइपिंग करते हैं, करेक्शंस करते हैं, मिस्टेक्स हों तो। ठीक है, इसी तरह से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, इस तरह के फीचर्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। और फिर आपने जब अपना कोड कंप्लीट कर लिया होता है तो आप उसको सेव करते हैं। आईडी आपको कोड सेव करने की ऑप्शन भी देता है। आप सिर्फ और सिर्फ सोर्स कोड को सेव करते हैं। सोर्स कोड जब सेव हो जाता है तो फिर आप उसको कंपाइल करते हैं इसी आईडी के अंदर। जब आप कंपाइल करते हैं तो सिंटैक्स एरर्स आपके सामने दिखाने में यही आईडी जो है वो आपको असिस्ट करता है। फिर जब आप अपने एरर्स वगैरह रिमूव कर लेते हैं तो सोर्स कोड को कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड में यही आईडी जो है वो काम करता है। फिर लिंकर, लोडर वो भी आईडी का हिस्सा होते हैं, तो वो आपके कोड को डिफरेंट जो बिल्ट इन फाइल्स होती हैं, फीचर्स होते हैं, उनके साथ इंटीग्रेट करते हुए मेमोरी के अंदर लोड करके उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी इनपुट से आउटपुट बनाता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मीन्स सीपीयू जब प्रोग्राम को ज़रूरत है तो उसको प्रोवाइड किया जाए, मेमोरी के अंदर उसको लोड किया जाए और फिर आउटपुट जो है वो उसकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जाए। इसमें डिफरेंट काम हो सकते हैं, जैसे इसमें ब्रांचिंग का काम हो सकता है, सीक्वेंसिंग का काम हो सकता है, लूपिंग का काम हो सकता है। सीक्वेंसिंग मींस कि इंस्ट्रक्शंस आपने लिखी हुई हैं तो तमाम इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम की वन बाय वन अपने सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती जाएं। कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में दूसरी इंस्ट्रक्शन को ना सुपरसीड करेगा, ना ना ही किसी से बाद में जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, बल्कि अपने सीक्वेंस में, रैंडम नहीं होगा बल्कि सीक्वेंस के अंदर तमाम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगी। ब्रांचिंग का मतलब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई इंस्ट्रक्शन कंडीशन बेस करनी होती है कि इस वक्त ना चले, बल्कि इसके चलने के लिए ये कंडीशन है जो कि लाजमी तौर पर सेटिस्फाई हो तो ये इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलें। तो उस वक्त जब वो इंस्ट्रक्शन को स्किप करता है कंडीशंस पर, या स्किप नहीं करता, डायरेक्ट चला देता है, ठीक है, चूज़ करते हुए, यानी आप कह लें, तो उस वक्त हम ब्रांचिंग की टर्म इस्तेमाल करते हैं। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीपीयू को मोर देन वंस जो हैं वो चलानी होती हैं, तो उस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करते हैं लूप। इन्हें प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। इन्हीं प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को सामने रखते हुए सीपीयू प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, और प्रोग्राम के हर पार्ट को, हर यूनिट को उसने इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना होता है। फिर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन जो है वो ऑपरेटर डाटा भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो डाटा प्रोवाइड करते हुए जो यूज़र का डाटा है उसको सेव करना फ़ाइल के अंदर, ये भी एग्जीक्यूशन का हिस्सा होता है, ये भी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन परफॉर्म होता है। और फिर जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो रिज़ल्ट को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देना, ठीक है, या प्रिंट कर देना, ये भी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।